चलिए कल आपका हमने लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था। आपको कितना अमेजिंग यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, और कितना अमेजिंग क्या दिखाई दे रही है, हैबिटेट के अंदर डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। कल आपको बताया था हमने। और हमने कहा था जब लिविंग की बात आएगी और नॉन लिविंग की बात आएगी तो देखो ना, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आप पहचान लोगे कि हाँ ये लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। भैया देखो ना, उनमें हम आपको बता रहे थे कैरेक्टर्स के बारे में, वो कैरेक्टर्स सामने आएंगे, ये सब आप जानते हैं। लैक ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, आपका मोटाइल नहीं होगा। कौन? भैया ये सब नहीं होगा ना, आपका रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये सब कल हम आपको बता रहे थे। ये तो शॉर्ट में हो गया, हम डिटेल में बताएंगे अब। ये देखिए, तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, तो आपको दिखाई दे रहा कि हाँ लिविंग है। आपको दिख रहा है कि लिविंग है, बोलो हाँ या ना। सभी बोलेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ लिविंग है। ये प्लांट भी आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ लिविंग है, क्योंकि रिस्पॉन्स कर रहा है, लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। ये आपने देखा था। ये तो था ग्रोथ फेज। यदि ग्रोथ हो रही है तो लिविंग है। और 1 से 2, 2 का 4 हो रहा है तो भी क्या है, लिविंग है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर ये सेंस कर रहा है, सेंस कर रहा है ना, इसको सेंस कर रहा है। उसके बाद प्रॉपर रिस्पॉन्स देता नहीं देता, उसको अच्छा लगता नहीं लगता। सेंस किया और रिस्पॉन्स कर, देखा ना, उसने क्या किया, सेंस किया इन्वायरमेंट को और रिस्पॉन्स दे रहा, आजा ये देखा, रिस्पॉन्स दिया। सेंस किया और रिस्पॉन्स किया, सेंस किया और रिस्पॉन्स किया। हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि ये ऐसा कर रहा है तो किस में आएगा, लिविंग में आएगा। किस में आएगा? ये तो बहुत पक्का करेक्टर है, रिस्पॉन्स करना तो बहुत अच्छा करेक्टर है। हम कह रहे थे मेटाबॉलिज्म के बारे में, कुछ और कैरेक्टर्स हम ऐड करेंगे जिसमें आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम आपको बता रहे थे स्ट्रिक्ट कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। ये जो लोग कल नहीं आए थे ये नोट करेंगे। आपका सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, है ना। ये आप नोट कर लीजिए, जो लोग कल नहीं थे। अभी तो नोट करो, पेपर लेके नहीं आए आप लोग, नोट करो। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह सकते हो आप। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक लगा दो भाई, आई एन और लगा दो। या सिंपल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, दोनों चीज चलेगी। सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहा है। ये तो हो गया एनाबॉलिज्म। आप लोग बोले करो, सिंपल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहा है। ये तो हो गया एनाबॉलिज्म, इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है ना। और जब कॉम्प्लेक्स से बनता है सिंपल तो बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। चलिए, ये आपने देखा स्टूडेंट्स। चलिए, तो उसमें कुछ करेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म दिखा दिया आपको। अपने को रिप्लिकेट करना, रिप्लिकेट समझते हो ना, ये देखो आपका डीएनए है, 1 है, 1 से 2 हो गया, वही रिप्रोडक्शन 1 से 2 हो गया। मतलब मेटाबॉलिज्म देख लिया आपने, सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये रहा। ये भी तो फीचर किसके पास है, अपने को आप प्रॉपर ड्रेस करते हो, प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखते हो, ये किस में आएगा, सेल्फ ऑर्गेनाइज में। इंटरेक्ट, ये इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, यस सर दिखाई दे रहा है, इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है। अब इंटरेक्शन के बाद आपका चेहरा खराब होता है या अच्छा होता है, वो क्या होगा, इमोशंस। जो भी सामने रिस्पॉन्स आएंगे वो सब क्या होंगे, है ना, इंटरेक्ट होने के बाद। जैसे कि यहाँ देखो ना, अब इसने गोल कर दिया तो ये तो उछल, ये इसने रोक दिया तो ये तो बहुत खुश हो रहा है और ये दुखी हो रहा है। ये भी तो क्या हो गया, उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। भाई इंटरेक्शन समझ में आ गया ना आपको, इंटरेक्शन हुआ उसके बाद रिजल्ट सामने आते हैं।
वो तो होंगे आएंगे स्टूडेंट। चलिए यहां तक कल हमने आपको बताया था। ओके, एनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आपको सामने नहीं आएगी। ऑल द लिविंग बीइंग शेयर सर्टेन यूनिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स which set them apart from non-living object, है ना। ये आप नोट करेंगे अलग से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉन्शियसनेस, ये आप नोट करो अलग से। ग्रोथ हो गया आपका। आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो ना, एनसीईआरटी बुक्स आपके पास है। ग्रोथ आपका, रिप्रोडक्शन आपका, मेटाबॉलिज्म, आपका सेलुलर स्ट्रक्चर और आपका कॉन्शियसनेस। ठीक है ना स्टूडेंट? नहीं नहीं, अभी सिर्फ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉन्शियसनेस, ये कैरेक्टर्स हमने बताए हैं किसके, लिविंग के, है ना। कौन कौन से बोलो? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कौन सा हो गया? कॉन्शियसनेस। ये आपने देखे, ठीक है ना स्टूडेंट, कैरेक्टर्स आपने देखे वाले। अब यहां पर देखो ना, ग्रोथ के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे, उससे बहुत ध्यान से देखना प्लीज। देखो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, अब ये जायगोट है, अब इसमें डिवीजन होता है माइटोसिस। अब ये मत कहना कि सर माइटोसिस नहीं पता, माइटोसिस पता है ना, सेल डिवीजन पता है, 1 से 2, 2 to 4, देखो आपके सामने 16 सेल्स बढ़ती जा रही हैं और सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, और फाइनली देखो ना, ये आपके सामने सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है और ये क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। कहाँ तो सिंगल सेल्स थी और कहाँ आपकी सेल्स मिलियंस में हो गई हैं, ठीक है ना। ये क्या आपको समझ में आ रहा है? ये क्या देख रहे हो आप? ग्रोथ। क्या देख रहे हो? ग्रोथ। ये ग्रोथ कैसे? इंटरनल है। ग्रोथ कैसी है? इंटरनल, है ना स्टूडेंट। जो आप देख पा रहे हो तो कितना अच्छा मैंने आपको दिखा दिया। क्या आप हैप्पी हैं? अरे बोलो सर बिल्कुल हैप्पी हैं, आपने लाइव दिखा दिया। देखो, आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ है अब, जहां आप रीड करोगे। हम आपको ले चल रहे हैं, एनसीईआरटी में दिखा रहे हैं आपको। ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, ठीक है ना। चलिए, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट्स एक दो एक्स्ट्रा होंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। दो चीज ध्यान रखना, एक आपके की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इंक्रीज इज मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ये की पॉइंट्स है जो आप अलग से नोट करोगे। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये की पॉइंट जो एनसीईआरटी में है, लेकिन आपको अलग से नोट करने हैं। ये अलग से नोट करना है ना, आपको चैप्टर में नोट करना ना कि क्या हमें खास नोट करना है। वो क्या है? इंक्रीज इन मास, अरे बोलो ना भाई, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ये आपके क्या है? ट्विन कैरेक्टर्स है, जो मतलब खास कैरेक्टर है किसके? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर। आपको दिखाई दे रहा है साहब? क्या ये रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास और साइज ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। एक बार हो गया तो फिर ये वापस नहीं जाएगा, पक्का ना। तो ये चीज जानना, इरिवर्सिबल, इंक्रीज इन मास, इरिवर्सिबल, और साइज कह सकते हैं हम, ऑफ टिश्यू कह सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, और उसका पार्ट, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, लाइव दिखाया था अभी मैंने आपको।
आपको सर एनसीईआरटी, यस सर एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं हम भक्ति एनसीईआरटी की ही कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक देखा हुआ है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, है ना, लिखा है। फिर बोला है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, हाँ ये ना लिखा है ना, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। इज इट ओके? चलिए स्टूडेंट, लेकिन हम एनसीईआरटी को समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी आ जाओ। देखो आई होप कि समझ में आ गया हुआ, ओके मिल गया ना आपको या नहीं मिला? क्या चीज लिखा है? नहीं, इंक्रीज इन मास, इसका मतलब आपका ये पूरा हटा दिया गया है। ओके चले कोई बात नहीं, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, मेरे ख्याल से आपकी जो नई एनसीईआरटी है ना, ये उसमें पंगा है, बिल्कुल जो नहीं आई है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही एनसीईआरटी, ये रही, हम भी तो आपको एनसीईआरटी दिखा रहे हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, ये पूरा हटा दिया है। अब मैं समझ में आ गया कहाँ पे पहुंच गए आप, ये पूरा हटा दिया है, शायद यहाँ से है ना। चलिए कोई नहीं, नॉट इशू, ये तो हमारे साथ वो हो गया धोखा, आपकी नई एनसीईआरटी कुछ और तरह से आ गई। देखते हैं स्टूडेंट, वेट करो। ये तो सही है, हाँ भाई पहुंच गए यहाँ पर। If you look around, you will see a large variety of living organisms. देखो कितना वैरायटी आप देख रहे हो, हाँ या ना। Be it potted plant, insect, birds, ये तो कितने सारे प्लांट्स आप देख रहे हो, बोलो भाई। आप बर्ड्स देख रहे हो, पेट्स में ये तो कितने एनिमल्स देख रहे हो। तो क्या ये लाइन समझ में आ गई? If you look around, you will see a large variety of living organisms. क्या आप इस बात से खुश हो? Be it potted plant, insect, birds, your pets, other animals and plant. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye. भैया देखो ना, आप बड़ा प्यारा सीन है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? लेकिन जब मैं माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा तो ये दिख गया, मजा आ गया। आप एनसीईआरटी को एंजॉय कर रहे हो, अब समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो क्या ये नेकेड ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी? हाँ भाई। तो देयर आर also several organisms that you cannot see with your naked eye but they are all around you. भाई हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जब माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहे हैं। Is it clear? चलिए, is different kinds of plants, animals, organisms that you see, जो आप देखते हो, ये स्पीसीज कहलाती हैं, ये नोट कर लो। जो रियल एग्जिस्टेंस है ना एनिमल्स का, प्लांट का, वो क्या है? स्पीसीज। लिखो आप, रियल एग्जिस्टेंस जो दिखता है वो है आपका स्पीसीज। तो ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, देखो आपके सामने है, ये एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जानते हो ना ये कौन है? टाइगर। ये कौन है आपका? लिपर्ड। और ये क्या है? लॉयन। अलग अलग है ना, रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। क्लियर हो गया? आइए यहां पे भी वही चीज आ रही है। इट इज एस्टिमेट दैट मोर देन 5 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये लिखा है।
चेक करो, ये लिखा ना? अरे बोलो भाई स्टूडेंट, कितना बताया उन्होंने? नहीं नहीं, एस्टिमेट में जाओ, ये पॉइंट डिलीट कर दिया इसका मतलब ना। हाँ हाँ, ये सही है। एस्टिमेट तो 5 मिलियन है, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 से कितना हो गया, 1 मिलियन। इसको आप नोट कर लो, जो डिस्क्राइब है, जिनका जो रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, रिकॉग्नाइज एंड नेम्ड लिख लो, जिनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया और नेम दे दिया गया है, देखो रिकॉग्नाइज एंड नेम्ड, रिकॉग्नाइज एंड नेम। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध पॉइंट फालतू है, कोई दिक्कत नहीं। आपने रिकॉग्नाइज कर लिया और नेम दे दिया है ना स्टूडेंट? ये कितना है, 1.7 से 1.8, ठीक है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, ये क्या है आपकी बायोडाइवर्सिटी है, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, कोई टेंशन नहीं है ना अभी तक? चलिए स्टूडेंट, इसमें आप देखोगे आपके एनिमल्स ज्यादा हैं और प्लांट्स कम है। यदि आप देखोगे तो एनिमल्स ज्यादा हैं और प्लांट्स कम है। These include nearly 1.2 million animals and over 0.5 million species of plant. Mention or not? नोट कर लो तब भी, ये तो काम का पॉइंट है, ये तो बताना पड़ेगा, एनिमल्स ज्यादा हैं और प्लांट्स कम है, नोट कर लो। अभी बुक उस पर भी तो नहीं है, नेट पे भी नहीं, नेट पे नहीं है ना अभी बुक, दिक्कत यह, नेट पे आ गई, ये वाला ट्रेंड, ये वाला आ गया, पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी तो। आप में से एक बुक मेरे को दे दो जरा, है ना? थैंक यू। ये तो आपने नोट कर ही लिया वाला पॉइंट, हाँ भाई। 1.2 मिलियंस एनिमल्स हैं, और किसमें जो हमें अब तक देखे गए हैं, अंडरस्टैंड? अमंग एनिमल्स इंसेक्ट फॉर द लार्जेस्ट ग्रुप, इसे आप नोट कर लो, है ना? अमंग एनिमल्स सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है आपका? इंसेक्ट का है। ये तो पता होना चाहिए ना आपको, एनिमल्स में सबसे बड़ा ग्रुप किसका है? इंसेक्ट का है। यहां से एनसीईआरटी फिर शुरू होती है। वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड नेम, ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। नए तो सामने आ ही रहे हैं ना लगातार, जब हम नए एरिया में जाएंगे तो हमें नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? हाँ है ना? तो ये पॉइंट्स एनसीईआरटी ने दे रखा है। एवरी ईयर सेवरल न्यू स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड एंड एडिड टू द लिस्ट, है ना? अगेन यहाँ पर एनसीईआरटी शांत बैठी है, लेकिन जरूरी था, ये पॉइंट जरूरी था भाई। एवरी ईयर न्यू स्पीसीज, भाई जब तुम बोल रहे हो तो ये पॉइंट तो जरूरी है ना भाई, हर साल नई स्पीसीज क्या हो रही है, आइडेंटिफाइड हो रही है स्टूडेंट। ये आप देखो स्टूडेंट, एज स्टेटेड अर्लियर, there are millions of plants animals in the world. We know the plants animals in our area by their local names. जैसे आप इसे क्या बोलते हो? सेब, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एप्पल बोलेंगे। ये हो गया आम, इंग्लिश में क्या बोलेगा उसको? मैंगो। लेकिन यदि आप रशिया में जाओगे तो वो तो इसको नहीं पहचान पाएगा, लेकिन उसको ये नाम जरूर पता होगा, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये आपको लिखना है, ये है इसका साइंटिफिक नेम, ये नोट कर लो आप प्लीज, जिससे वो पहचान पाएंगे आप। चलिए
इन्होंने बहुत कुछ कम कर दिया लोड, ठीक है, अच्छी बात है आपके लिए। तो अब ये बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको? उन्होंने कहा एज स्टेटेड अर्लियर, ये तो हो ही गया आपका, दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन कंट्री। हमारा कंट्री के अंदर देखो, आप साउथ में चले जाओ तो कुछ और भाषा है ना? अरे बोलो भाई, तमिल भाषा अलग है, बिल्कुल अलग है, आपको समझ में नहीं आने की। दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन कंट्री, ये आपका इसमें मेंशन कर रखा है ना? देखो ये तो हो गया लॉयन, बब्बर शेर, है ना, स्टैंड ऐसा बोल देते हैं। अब इन्होंने बोला है probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way। अब देखो ना, ये इसको लॉयन बोल रहा है, ये इसको लॉयन बोल रही है, ये इसको शेर बोल रहा है, तो ये आपस में क्या नहीं कर पाएंगे इंटरेक्ट। रशिया वाला कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो इसको इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। अरे बोलो भाई, जैसे कि एक बार मेरी लड़ाई हो गई बस में, तो कुछ बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, और जब बस रुकी तो उसने मारपीट शुरू कर दी, मैंने भी मारा उसको पकड़ के और धक्का दे रहे बस से, बस चल पड़ी। तो जब बस चली तो उसके बाद जो मेरे पास पर्सन बैठा हुआ था, वो कहता है भाई साहब आप गुजरात से नहीं हो? मैंने नहीं, तो मैं तो गुजरात से नहीं, मैं तो यूपी से हूँ। बोला वो आपको गुजराती में बोल रहा था कि बस रुकेगी मैं मारूंगा, बस रुकेगी मैं मारूंगा, लेकिन वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। समझ में आ गई नहीं आ गया, जो बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आई। ऐसे इनके साथ दिक्कत आएगी। भाई ये बोल रहा है इसको शेर, कोई बोला इसको लॉयन, अरे बोलो भाई, कोई बोला इसको बब्बर शेर, तो वो तो आपस में पता नहीं किसी बात कर रहा है। लेकिन जब इसको बोलेंगे पैंथ्रो लियो, तो एकदम चारों बोलेंगे हाँ भाई, है ना, पैंथ्रो लियो, जो कि साइंटिफिक नेम है। तो यहां पर लिखा हुआ है इफ वी डिड नॉट फाइंड वे मीन्स टू टॉक ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। नहीं पता लग पाएगा ना? लग पाएगा, क्योंकि hence there is a need to standardize the naming of living organisms। अब समझ आ गई ना, कि एक ऐसा नाम लिखें जो ये चारों ही क्या कर लें, इसको रिकॉग्नाइज कर लें। तो need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। इसे कहते हैं nomenclature। क्या बोलते हैं? nomenclature। यही आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप देख लो, चेक कर लो, ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, इसको दोबारा पढ़िए। भाई कंफ्यूज हो गया ना? क्यों कंफ्यूज हो गया? कि लैंग्वेज सबकी अलग अलग है, वो कुछ बोला है, कुछ और बोला है, कुछ और बोल रहा है, ठीक है ना? अरे बोलो भाई। लेकिन वही चीज क्या हो गई, जब एक नेम दे दिया तो पता लगे कि हाँ भाई इसकी बारे में बात चल रही है, ठीक है ना? हमने चैप्टर गलत चूज कर लिया है, कब मतलब बोर्ड चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा ही पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ये देखो, ये आपका ट्री फ्रॉग है, लेकिन इसका जो नेम है वो है हायला। हायला सब जानते हैं, लेकिन ट्री फ्रॉग शायद कोई जाने, लेकिन हायला सब रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बोलो भाई, हायला इसको सब रिकॉग्नाइज कर लेंगे, है ना? देखते हैं, ये देखो, ये टाइगर है, ये लेपर्ड है, ये लॉयन है ना? ऑब्वियसली जो कि एनसीईआरटी कह रही है, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल। हाँ भाई, अब मैं एक चूहे को नाम दे दूं पैंथ्रियो, क्या है पॉसिबल है? हाँ भाई बोलो ना, एक चूहे को नाम दे दूं, एक इंसेक्ट को नाम दे दूं पैंथ्रियो, क्या है पॉसिबल है क्या? तो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। हाँ भाई, जब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रहे हैं, वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। इस प्रोसेस बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। क्या मैं एक चूहे को, एक कॉकरोच को, एक इंसेक्ट को पैंथ्रियो नाम दे सकता हूँ? नहीं। पैंथ्रियो में आने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि स्मॉल हेड, स्ट्रॉन्ग जॉ, आपकी ग्रीन आइज, हाँ इनकी ग्रीन आइज होती हैं, ये सब करेक्टर्स हैं किसके? पैंथ्रियो के। हिंड लिम्स दैट आर लार्ज, अरे बोलो भाई, डार्क स्पॉट आपको दिखाई दिया। और सबसे बात है कि रोर, दहाड़ते हैं, दहाड़ना। बिल्ली तो नहीं दहाड़ती, बिल्ली घर में आती म्याऊं करती है, हाउ ऐसी आवाज है, नहीं आती ना? तो ये चीज समझ में आ गया नहीं आ गया? बिल्ली को तो नाम नहीं दिया ना पैंथ्रो, क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्टूडेंट देखो कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ आ गई जो हम समझाना चाह रहे थे। नेमिंग ऐसे नहीं होती, जब वो ये सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करेगा तब हम इसको क्या करेंगे, तो देखा ना,
naming is only possible when the organism is described correctly and we know what organism is the name. अब समझ में आ गया? क्या हम रैट को नाम दे सकते हैं? दे सकते हैं? क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये करेक्टर्स नहीं है। क्या हम एक बर्ड को ये नाम दे सकते हैं पैंथेरो? नहीं दे सकते। क्यों? कि उसमें ये करेक्टर्स नहीं है। तो ये लाइन आपकी खास हो गई कि तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं करेक्टली। तो नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है, देखो आप अपनी भाषा में, नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं करेक्टली, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। भाई पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर्ली, है ना? क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, तभी तो उसको नॉमेनक्लेचर दे पाएंगे। क्या हम डॉग को दे सकते हैं पैंथेरो? नो। चलिए, अनफॉर्चुनेट है कि आपको बहुत टफ टॉपिक करना पड़ा, लेकिन मेरे पे अच्छी चीजें हैं जो आपको समझ में आ गया हो। क्या ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? पक्का? शाबाश। इसमें फिर लिखा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। भाई बहुत सारे प्रोसीजर गेन करने पर तभी तो नाम रखेंगे ना, ऐसे कोई है? और बोलो भाई, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द, जैसे मैंने पैंथेरो नाम देना है तो पूरा वर्ड इसको फॉलो करेगा, पूरे वर्ड के साइंटिस्ट इसको फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, तभी तो हम नाम दे पाएंगे उसको। हाँ भाई, वेरी गुड। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट, आप ध्यान रखना, नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। अब वो कहोगे सर ये क्या है, वो ये होते हैं, है ना, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसी बेस पर नाम दिया जाएगा, हाँ या ना, समझ में आया ना? अब ये प्रिंसिपल क्राइटेरिया हो गए विच आर प्रोवाइडेड इन किसमें? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन। इसको लिखो 2 बार, फुल फॉर्म आ चुकी आईसीबीएन 1961, इसे आप नोट कीजिएगा। आप प्योर एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, मुझे टोक देना यदि कोई आपको मिलता। अब यहाँ से एनसीईआरटी ही चल रही है आपकी प्योर, आपको मिल रहा ना एनसीईआरटी वो लाइन, है ना? क्योंकि पेपर है ना आजकल एनसीईआरटी से बन रहा है, मेन एनसीईआरटी हम फोकस भी उससे कर रहे हैं, तो ठीक है ना स्टूडेंट? और जहां हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे हमने, हाँ अभी तो एनसीईआरटी से आ रहा है फिलहाल, इस साल पता लग जाएगा हमें कि क्या होगा। लास्ट ईयर तक तो एनसीईआरटी से आया है, ठीक है ना? और मुझे स्कूल से भी गाइडेंस ये मिली है कि सर एनसीईआरटी को पहले फॉलो करो, उसके बाद उसमें कुछ आपको लगता है कि हाँ भाई हमें देना है। अब जैसे ये पॉइंट्स मैंने समझा दिया आपको, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है ना, यदि मैं इसको नहीं समझाता तो क्या ये लाइन समझ में आती है आपको? बोलो। तो कुछ जहां पे एनसीईआरटी समझ में आएगी तब मैं यूज करूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना? या मुझे लगेगा कि हाँ ये पॉइंट बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना? चलिए, आईसीबीएन समझ में आ गया। दूसरा है एनिमल टैक्सोनॉमीज, क्या करते हैं वो? यूज करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीजेडएन, जो हमने दिखाया था ये रहा। तो हर एक का कुछ क्राइटेरिया बना दिया उन्होंने, ये दे दिया कि हाँ भाई इसको नाम तभी देंगे, ठीक है ना? ये नोट कर लो आप, आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, प्रिंसिपल दे रखे हैं, जिसको हमें फॉलो करना है किसी भी एनिमल्स को क्या करने के लिए? नेम देने के लिए, या किसी भी प्लांट को नेम देने के लिए हमें इनको फॉलो करना है। अदरवाइज हम नेम क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। यदि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो आपका जो नेम है वो वैलिड नहीं होगा, अंडरस्टैंड? उसको वैलिड नहीं मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। देखना, इसका मतलब उसका एक ही नाम होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। अब तो आप समझ में आ गया, मैं भी उसको वही बोलूंगा, रशिया वाला भी उसको यही बोलेगा, पाकिस्तान वाला भी वही बोलेगा, तमिलनाडु वाला भी वही यूज करेगा उसके लिए, ठीक है ना स्टूडेंट? They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism। ये भी बात है, पता लगा मेरा नाम कोई और यूज कर रहा है, अरे ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं है पॉसिबिलिटी। जो नाम इसको दे दिया, अब देखो पैंथेरो टाइग्रेस नाम दे दिया, तो ये नाम सिर्फ इसके लिए है, किसी डॉग को नहीं मिलने वाला। क्या इसको मिल जाएगा? इसका नाम इसको मिल जाएगा? नहीं मिलने का। तो आप ये नाम लिख लो,
इससे आपको हेल्प मिलेगी। टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, लेपर्ड्स का पैंथेरा पार्डस, लॉयन का पैंथेरा लियो। इसका मतलब एक ही नाम है और वो दूसरे को शेयर नहीं हो सकता। यदि हम टाइग्रिस कह रहे हैं तो भैया इसमें धारियां होती हैं, यदि लेपर्ड कह रहे हैं तो उसमें डार्क स्पॉट होते हैं, और जब हम बात करते हैं लियो की बात करते हैं तो इसमें कोई स्पॉट है ही नहीं, ना कोई धारियां हैं। लॉयन के अंदर होती हैं, इसमें हैवी, इसकी है ना दाढ़ी काफी अच्छी हैवी होती है, वो इसमें नहीं है, तभी इसका नाम लियो दिया गया है। मतलब ये सब मेंशन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। ओके भाई, इसको हमने टाइग्रिस में दिया। अब टाइग्रिस में क्यों दिया, उसके वो कैरेक्टर्स होंगे जो इसको अलग करेंगे, किससे, लेपर्ड से, और किससे, लायन से। अब जो लॉयन दिया, पैंथेरा लियो दिया, तो लियो के अंदर डिस्क्रिप्शन होगा। भाई लियो हमने इसका नाम दिया तो ये लियो कैरेक्टर्स जो दिए हैं वो समझ में आ गया ना, वो डिस्क्रिप्शन भी साथ में होगा कि हमने इसको लियो में ये कैरेक्टर्स ऐड करे हैं। ठीक है ना, हाँ या ना? चलिए स्टूडेंट, लेपर्ड्स का वही डॉट डार्क स्पॉट होते हैं, इसमें धारियां होती हैं, वो पैंथेरा पार्डस, PARDUS, PARDUS, पार्डस। ओके, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है भाई? डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया ना भाई? डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल। डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया ना? हाँ भाई, बस। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to non-organisms. सभी के सब इसी को फॉलो करेंगे, है ना स्टूडेंट? Scientific name are the name given by the biologists which are universal. वो कैसा होगा? यूनिवर्सल होगा। जैसे मैंने इसका नाम दिया पैंथेरा टाइग्रिस, तो पूरा वर्ड इसको इसी नाम से जानेगा। पैंथेरा पार्डस यही नाम जानेगा, पैंथेरा लियो यही जानेगा। Which are universal and not liable to change with time and language. पता लगा कि आज से पहले कभी, आज नाम कुछ और है, कल कुछ और हो जाए। जैसे आप लोग कभी कोई अपना नाम चेंज कर लेते हो, है ना? इसमें ऐसा पॉसिबल, एक बार नाम दे दिया तो फॉरएवर है, वो नाम फिर चेंज नहीं होने वाला। समझ गया? ये बात समझ में आ गई? NCERT पढ़ लो, आप पढ़ो दोबारा फिर से एक बार पढ़ो, यहां तक पढ़ के आइए NCERT को एक बार फिर से आप एक बार आप रीड कीजिए यहां तक NCERT को, जहां तक मैंने पढ़ा दिया आपको। NCERT को आप लाइव देख रहे हो, है ना? सभी समझ में आ गया? बढ़िया। कौशी, हाँ भाई पलक, हाँ भाई आदित्य, समझ में आ रहा हो? चलिए, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, NCERT। एक तो जेनेरिक नेम, देखो ना पैंथेरा, और दूसरा होता है टाइग्रिस। जब मेरा नाम करमवीर सिंघल, तो करमवीर जेनेरिक हो गया, सिंघल क्या हो गया, है ना, खास। मतलब करमवीर तो बहुत सारे हैं, तो करमवीर सिंघल। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों में, देखो सब में 2 नेम चलता है। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, एक जेनेरिक नेम और दूसरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with 2 components is called binomial nomenclature. तो binomial nomenclature में 2 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड क्या है? जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। इसे आप नोट करो अलग से। binomial nomenclature, फिर लिखो 2 कंपोनेंट। फर्स्ट क्या हो गया, बोलो ना? binomial nomenclature में 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट क्या है? जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या है? प्रैक्टिस करो ना, लिखो ना, और क्या? binomial nomenclature में 2 कंपोनेंट्स है ना, एक तो जेनेरिक नेम और दूसरा क्या है? आप देखो पैंथेरा टाइग्रिस या पैंथेरा लियो लिख लो वहीं पे, एकदम समझ में आ जाएगा। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो। अब तो समझ में आ रहा होगा ना आपको? 2 वर्ड आगे नहीं हो गए? पहला वर्ड क्या हो गया? जेनेरिक, और दूसरा क्या हो गया? बोलो, स्पेसिफिक एपिथेट। जो उसको, वही तो जो उसकी अल्टीमेट पहचान कौन है? स्पेसिफिक एपिथेट। बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्ल लिनियस। शक्ल देख लो भैया इनकी, ये रे जिन्होंने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायलेंस ऑल ओवर, इसी ने दिया था और इसी को सब लोग यूज करते हैं। देख लिया जी, यही NCERT मेंशन है, बिल्कुल मेंशन होगा। ईच नेम के 2 कंपोनेंट्स हो गए, जेनेरिक नेम और आपका नेमिंग यूज 2 वर्ड्स फॉर्मेट फाउंड कन्वीनिएंट। 2 ही तो वर्ड थे आपके, कन्वीनिएंट थे। अब आप देखो क्या क्या, अब मैंगो का नाम लिखो अलग से, मैग्निफेरा इंडिका,
यही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने ले रखा है, आप देखो ना, देखो अलग से आप। मैग्नीफेरा इंडिका हम तो पहले ही समझ चुके हैं, ये तो आप समझा रहा हम तो पहले ही समझ गए है ना। मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम, और इंडिका क्या है, और मैंगो आम ये कॉमन नेम हो गए, मैंगो और आम कॉमन नेम हो गए है ना। इसको रशिया वाला नहीं पहचान पाएगा, वो देखेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, वो आम खाएगा, नहीं समझ में आम खाएगा और नहीं। चलिए, इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जीनस, while indica is a particular species। आप तो समझ में आ गया ना, जीनस सबका एक सा है, क्योंकि सब में जीनस सबका एक सा, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, लेकिन स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। अब समझ में आ गया ना, बोलो भाई। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो, ये आपकी एनसीईआरटी में रूल्स दे रखे हैं। आप देखो यहाँ से रूल्स स्टार्ट हो होंगे, आपके रूल्स स्टार्ट किए होंगे है ना, यस सर। आपके 4 रूल्स दे रखे हैं। पहला, आर जनरली इन लैटिन, लैटिन भाषा देखो ये आपको दिखाई दे रही है ना, एंड रिटन इन इटैलिक्स है ना। भाषा कौन सी है, लैटिन भाषा, और उसको लिखते कैसे हैं, इटैलिक्स में। मेरे शायद लिखा हुआ मैंने इटैलिक, तिरछा लिखते हैं, इटैलिक्स में तिरछा लिखते हैं, तिरछा। देखो ये एक खास बात है, नेम किस भाषा में, लैटिन, और जब लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, भाषा कौन सी है, लैटिन, और लिखते कैसे हैं उसको, इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन है ना, समझ में। तभी तो इससे हमें पता लगा था कि ये भाषा कौन सी है। ये नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, हाँ भाई ये नहीं रखा। लैटिन इज क्लासिकल लैंग्वेज बिलोंगिंग टू इटैलिक्स ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ये नोट कर लो अलग से, पता तो होना चाहिए ना क्या है लैटिन, क्या है, अरे ये तो पता होना चाहिए ना, व्हाट इज लैटिन है ना। देखो क्लासिकल लैंग्वेज बिलोंगिंग टू द इटैलिक्स ब्रांच of the Indo-European language, of the Indo-European language। तो फर्स्ट लाइन बोलो, आपका बायोलॉजी नेम किसमें होता है, लैटिन में होता है, जब लिखते हैं तो क्या होता है, इटैलिक्स में। अरे बोलो भाई, तो बड़ा गलत हुआ, बड़े अच्छे मूड में चल रहे थे उस टाइम, अब बड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं है ना। आपको आज समझ में आ गया, कोई पॉइंट ऐसा लग रहा हो जो नहीं समझ में आ, अरे बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया होगा आप तो, बिल्कुल पक्का ना। डिस्क्रिप्शन क्या है, नेमिंग क्या है, ब्रेन क्या है, समझ में आ गया। लैटिन भाषा क्या है, लिखते कहते हैं इटैलिक्स में, ठीक है ना। कल फिर मिलते हैं, कल बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैं इसको भी अपग्रेड कर दूंगा। अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो हो गया ना, गड़बड़ होगी, तो उसको मैं अपग्रेड कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे तो इसमें अब चेंज नहीं है, सारा वही वही है।